साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म पे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी कोई मस्त होंगे। सो प्लीज हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, स्वस्थ रहो और मन लगा करके पढ़ाई करते रहो। बहुत सारे ऐसे बच्चों के लगातार कमेंट्स आते हैं कि सर हमारी तैयारी को लेकर के जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट निचोड़ है क्वेश्चंस का वो सब हमें आप प्रोवाइड कराते रहे। तो लगातार सिलसिला जारी है प्यारे साथियों। आज के इस सिलसिले में, आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पूरे 50 ऐसे क्वेश्चन जो कई बार बोर्ड एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। जी हां प्यारे साथियों, और कमाल की बात तो यह है कि ये सारे क्वेश्चंस हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के बच्चों के लिए होगा। तो ऑलरेडी मैं आपको एक बात बता दूं, ऑलरेडी हमारे पास इसके 50 क्वेश्चंस के शानदार वीडियोस थे। तो आज मैंने ये सोचा कि ये वीडियो क्यों ना आपको मैं प्रोवाइड करूं और इस वीडियो से आपकी प्रैक्टिस शानदार होगी, जबरदस्त तैयारी होगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा 50 क्वेश्चंस का निचोड़ ऐसा लेके आया हूं कि आप देखोगे ना मजा आएगा। और ये क्वेश्चंस कई बार बोर्ड एग्जाम में सीधे पूछ लिया है बच्चों। तो प्लीज आप लोग शांति से, मजे से, अच्छे से, पूरी फोकस के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ इस वीडियोस को एंड तक देखो। और पीडीएफ नोट्स इसका मैं बताऊंगा लास्ट में कहां मिलेगा। स्टार्ट करो, वीडियो को देखो और चैट सेक्शन में चैट करके लगातार अपनी प्रैक्टिस करना। क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, आप आंसर बताना कि हाँ इसका आंसर ये सही होगा। तो फाइनली स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो कि क्लोरोफॉर्म जो है वो क्या है, फटाफट से बताना। क्लोरोफॉर्म आपको पता है CHCl3 होता है, ठीक है ना, CHCl3। तो ये पूछा जा रहा है कि ये प्राइमरी हैलाइड है, टर्शियरी है, ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स है या फिर टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव है। ये चीज़ आपको बताना है फटाफट से। तो इसका सही जवाब क्या होगा ये चीज़ आप बताओ जल्दी से साथियों। ये आप इधर आ जाओ भाई साहब, क्या होगा? वेरी गुड, एक्सीलेंट। CHCl3 ट्राई हेलोजन हो जाएगा ना, ट्राई हेलोजन, बिकॉज इसमें CHCl3 में देखिए हेलोजन कितना है, 3 है, 3 हेलोजन ग्रुप है, तो ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स कहेंगे। यानी कि क्लोरोफॉर्म एक ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड है। सो फाइनली ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे आप फटाफट से सारे कोई। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एथिल ब्रोमाइड को अल्कोहलिक कास्टिक पोटास के साथ हम बॉयल करते हैं तो क्या बनता है। एथिल ब्रोमाइड जब बॉयल किया जाता है अल्कोहलिक कास्टिक पोटास के साथ तो कौन सा कंपाउंड बनता है, ये चीज़ हमें बताना है। एथिल ब्रोमाइड का मतलब क्या हो जाता है, C2H5Br, यानी कि CH3CH2Br, है ना। और प्लस में आपको KOH से रिएक्शन करवाना है भैया। तो रिएक्शन जब कराओगे तो K भैया Br को लेके भाग जाते हैं, तो KBr तारों के शहर में चले गए। और OH यहाँ से हाइड्रोजन को पकड़ के H2 बन के ये भी निकल जाता है, तो यहाँ पे बचता है CH2 और ये डबल बॉन्डेड हो जाता है CH2। मतलब सिंपली हम ये चीज़ आपको बताया है, बीटा विलोपन एलिमिनेशन। इस टाइप के रिएक्शन हम ऑन द बोर्ड आकर के भी करवाए थे आपको। बीटा विलोपन रिएक्शन कहते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन गया, मतलब क्या, एथिलीन बोलते हैं इसको। ऑप्शन बी राइट होगा इसका, ऑप्शन बी राइट होगा। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है, आपको पता होना चाहिए ऑलरेडी भैया। 2 का राइट ऑप्शन बी, वेरी गुड। बात करते हैं अगला क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, एलील हैलाइड कौन है, ये चीज हमें बताना है कि एलील हैलाइड क्या। और आपको पता है कि एलील हैलाइड होते क्या है भैया। तो एलील हैलाइड होते सिंपल सा, कंपाउंड में स्ट्रक्चर देखना है और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाला जो कार्बन होता है इसका प्रसंकरण sp3 होना चाहिए, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या होना चाहिए, sp3। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो और जस्ट इसके बगल वाला जो कार्बन होता है जिसमें हैलोजन जोड़ा होता है, हैलोजन कोई भी हो, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए। अगर वो ऐसा होगा तो हम एलील हैलाइड कहेंगे। सिंपल सा मीनिंग है। आप पहला ऑप्शन से देखना शुरू करो। इसमें देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड है, लेकिन ये जो Cl जुड़ा हुआ है इससे, तो क्या इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा? नो। सेकंड वाला में भी नहीं होगा, लेकिन थर्ड वाला में होगा। सी कंपाउंड में हम देख रहे हैं क्योंकि CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर CH, Cl है और यहाँ पे CH3 है, यानी कि इस कार्बन का आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देख लीजिए, sp3 होगा। फाइनली होगा तो होगा, ठीक है ना। तो जिसका भैया होगा हाइब्रिडाइजेशन sp3, जिससे हैलोजन जुड़ा हुआ हो, कार्बन 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 जो डबल बॉन्डेड होते हैं, जस्ट उसके बाद वाला कार्बन से हैलोजन एटम अटैच्ड होना चाहिए। सो फाइनली यहाँ पे तीसरा का सी करेक्ट हो जाएगा। आप एक बार फिर से इसे देख लीजिएगा, ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन है कि एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर में कराने पर क्या बनता है। मतलब जब हम एथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन करवाते हैं सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंट में, तो क्या होता है, कौन सा कंपाउंड बनता है। तो एथिल ब्रोमाइड का मतलब क्या होता है, C2H5Br। और बताया ना जब इस वुड्स रिएक्शन है, जब इस टाइप का रिएक्शन हो तो 2 सोडियम आएंगे और दोनों Br को लेकर के निकल जाते हैं तारों के शहर में, ड्राई ईथर तारों के शहर में निकल जाते हैं। 2NaBr यहाँ से भैया गायब हो जाता है और ये बच जाता है टोटली C2 मिलकर के C4H5 मिलकर के 10, यानी कि ब्यूटेन बन गया ना, क्या बन गया, ब्यूटेन। सो फाइनली यहाँ पे क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बी। द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 इज बी। क्या होगा भैया, बी होगा। फटाफट से आप सब लाइव चैट में लगातार कमेंट करो, आज का सेशन रियली बहुत ही अमेजिंग इंपॉर्टेंट है। सो 4 का बी हो जाएगा, ब्यूटेन बनेगा। अब बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की कि डीडीटी अगर बनाना हो, डीडीटी बनाने में क्लोरोबेंजीन किससे अभिक्रिया करता है। डीडीटी को बनाने के लिए हम क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन किससे करवाते हैं, ये चीज़ हमें बताना है। क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन हम किससे करवाएंगे कि हमारा डीडीटी बनेगा। और डीडीटी का मतलब क्या होता है, डाई क्लोरो डाई फेनिल ट्राई क्लोरोएथेन। डीडीटी का पूरा नाम होता है भैया, लिख सकते हैं आप लोग, डाई क्लोरो डाई फेनिल ट्राई क्लोरोएथेन, ठीक है ना। तो आपको पता है क्लोरल के साथ हम अगर रिएक्शन करवाते हैं क्लोरोबेंजीन को तब जाकर के बनता है भैया डीडीटी, क्लोरल कंपाउंड। क्लोरल का फॉर्मूला हो जाता है O डबल बॉन्ड CH3Cl3, ये क्लोरल है आपका। जब हम इसका अभिक्रिया करवा देते हैं Cb से, Cb मतलब क्लोरोबेंजीन से, तब जाकर के बनता है DDT। क्या बनता है, DDT, यानी कि डाई क्लोरो डाई फेनिल ट्राई क्लोरोएथेन। तो याद रखना ये क्वेश्चन कि डीडीटी अगर हमें बनाना होगा तो हम क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन किससे करवाते हैं, क्लोरल के साथ। तो क्लोरोबेंजीन एंड क्लोरल, याद रखना है, क्लोरोबेंजीन विथ क्लोरल, तब जाके बनेगा डीडीटी। यानी 5 का राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 6 नंबर क्वेश्चन। फ्रियोन का सूत्र क्या होता है, फ्रियोन जिसे हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, यानी कि CFC कहते हैं, CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं साथियों। तो इसका फाइनली हमसे पूछा गया फार्मूला, और ये होता है आपको पता है CCl2F2 होता है, CCl2F2 ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है, CCl2F2, दिस इज द फार्मूला ऑफ फ्रियोन्स, दिस इज आल्सो नोन एज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसे हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है। सो फाइनली यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है ना। लगातार प्रैक्टिस सब कोई करते रहना, सब कोई, ठीक है ना। प्राइमरी एल्कोहल के ऑक्सीडेशन के बाद पहला यौगिक क्या मिलता है। देखिए प्राइमरी एल्कोहल का जब आप ऑक्सीडेशन करवा लेते हो तो आपको सबसे पहले जो कंपाउंड मिलेगा वो क्या बनेगा, ये चीज़ पूछा जा रहा है। द फर्स्ट एलिमेंट ऑब्टेन्ड आफ्टर ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल, यानी कि जब भी हम प्राइमरी एल्कोहल का वो करवाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलता है। क्या मिलता है, एल्डिहाइड। जब हम प्राइमरी एल्कोहल RCH2OH ले लेते हैं और हम अगर इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं, क्या करवाते हैं ऑक्सीडेशन, तो हमें RCHO कंपाउंड मिलता है, RCHO मिलता है, ठीक है ना। और यहाँ से फाइनली H2O बन जाता है साइड। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट जो कंपाउंड हमें मिलता है वो एल्डिहाइड कंपाउंड होता है। यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन होगा, 7 का राइट ऑप्शन डी। लगातार लास्ट तक रहना साथियों, बहुत ही झकास अमेजिंग क्वेश्चन आएगा। एल्कोहल में क्रियाशील मूलक कौन सा होता है, फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्कोहल इज, बताइए, बताओ फटाफट से। बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन। मुझे 9 लाख मंगा दे रे ओ सैया दीवाने। OH, वेरी गुड, लगा दिया बच्चों ने ठुमका। ऑप्शन ए का, ए फॉर इलाहाबाद, राइट ऑप्शन। एल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो भैया सिंगल बॉन्ड OH होता है, यानी कि ROH जो कंपाउंड होता है, ROH, R इज अल्काइल समूह जो होता है, अल्काइल ग्रुप बोलते हैं हम इसको, और उसके साथ OH रहता है। सो फाइनली यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि ग्लिसरॉल क्या है। ग्लिसरॉल क्या है, हमें ये चीज बताना है। क्या बताना है, ग्लिसरॉल के बारे में। तो ग्लिसरॉल ऑप्शन देख रहे हो, 1 हाइड्रिक, फिर द्विहाइड्रिक, त्रिहाइड्रिक, कुछ ऐसे करके दिया गया है, यही ना। और आपको पता होना चाहिए ग्लिसरॉल का फार्मूला, आपको अगर पता होगा तो CH2OH, फिर यहाँ से CHOH, फिर ये CH2OH, ये हमारा ग्लिसरॉल होता है। आपको पता है OH ग्रुप कितना है इसमें, 3, यानी कि ट्राईहाइड्रिक हो जाएगा। सिंपल सा ऑप्शन सी राइट होगा ना। ग्लिसरॉल आप देख लो फार्मूला, यहाँ पे मैंने स्क्रीन पर ऑलरेडी अभी लिखा, साथियों PDF मिल जाएगा, घबराए नहीं आप लोग। PDF के लिए बड़ी मतलब ये करना होता है, तो PDF तो आपको मिल ही जाएगा। तो फाइनली याद रहे कि ग्लिसरॉल ट्राईहाइड्रिक होता है। 9 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है
कि डाई एथिल ईथर एवं मेथिल प्रोपिल ईथर क्या होते हैं। देखिए आइसोमेरिज्म की बात आ गई, आप ऑप्शन में देख रहे हो आइसोमेरिज्म आइसोमेरिज्म, मतलब किस तरह के आइसोमेरिज्म है ये चीज़ हमें बताना है। आइसोमर्स लिखना चाहिए था, आइसोमर्स होगा, यहाँ पे कर लेना आइसोमर्स। तो चूंकि डाई एथिल ईथर और एक मेथिल प्रोपिल ईथर, तो देखिए ये तो सेम है, क्रियाशील समावयवी नहीं होगा, बिकॉज फंक्शनल ग्रुप तो दोनों में सेम है, ईथर इसमें भी है ईथर इसमें भी है, तो कैसे होगा, नहीं ना। हाँ, मेटामेरिज्म बोलता है कि अल्किल ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। डाई एथिल है, इसमें एथिल है, इसमें क्या है मेथिल प्रोपिल है, यानी कि डिफरेंट है। मॉलिकुलर फार्मूला तो सेम होगा बट स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो इसमें मेटामेरिज्म कहेंगे। मेटामेरिज्म क्यों कह रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे डिफरेंट अल्काइल ग्रुप है। तो फाइनली यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, क्या होगा, ऑप्शन बी। बाकी ए सी डी पे तो बिल्कुल विचार नहीं करने को, बी फॉर बॉम्बे सही होगा, मेटामेरिज्म। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, फिनॉल को जस्ता के साथ अगर आप उबालते हो, बॉयल करते हो, हीट करते हो तो क्या बनेगा, फिनॉल आपको पता है C6H5OH, और अगर आप इसे जेडन के साथ हीट करते हो, गर्म करते हो, तो गर्म करोगे तो ये जेडन भैया ऑक्सीजन को पकड़ के तारों के शहर में लेके चला जाता है घुमाने। तारों के शहर में सब चले जाएंगे तो हम जैसे इंसान यहाँ पे धरती पे रहेंगे, हम लोग क्या करेंगे, अकेला इंसान जिसका कोई नहीं, बाकी सब तो तारों के शहर में ही निकल पड़े ना। तो ये कहता है C6H5 हाइड्रोजन को पकड़ के कहता है कि चलो भैया हम जैसे इंसान हम लोग यहीं पर रहते हैं, चलो क्या करोगे, तो ये C6H6 बन जाता है और ZnO निकल गया फाइनली, जिंक ऑक्साइड। ये तारों के शहर में चला गया और ये धरती के शहर पर रह गया, यानी कि बेंजीन मिला हमें, क्या मिला, बेंजीन। 11 का सही जवाब सी होगा। अच्छा ले चले तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे ये दुनिया हमें प्यार न करने दे। क्या बात है। 12 नंबर देखिए, अपना एक होता है ना, क्या बोलते हैं, जिसके मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, तो पता नहीं हम क्यों इतना ये, चलो ठीक ही है। ईथर का केंद्रीय ऑक्सीजन परमाणु क्या होता है, मतलब कि हाइब्रिडाइजेशन बताना है। द सेंट्रल ऑक्सीजन एटम ऑफ एन ईथर इज sp sp2 sp3 sp3 d2 ROR होता है ना। ईथर का मतलब ROR या ROR डैश भी हो सकता है, कोई बात नहीं। यहाँ पे भैया आर पे लोन पेयर भी होता है ना, आर पे तो क्या होता है, लोन पेयर भी होता है, ध्यान रखना है। लोन पेयर होते हैं या नहीं होते हैं। तो टोटल कितने हो जाएंगे, एक सिंगल यानी कि 2 सिंगल अब प्लस में 2 लोन पेयर, तो 2 टोटल कितने हो गए भैया, 4 बोले तो एक S और P 3 हो जाता है, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। 12 का सी हो जाएगा, सही बात है ना। 12 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा sp3। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हो 2 सिंगल बॉन्ड है यानी कि 2 सिग्मा बॉन्ड है, प्लस में 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना। तो 2 2 4 यानी कि sp3, फाइनली सी हो जाएगा। अगला बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे, कि आपको अगर एथिल एल्कोहल में और मेथिल एल्कोहल में डिफरेंट करना होगा, अगर आपको क्या बोलते हैं डिस्टिंग्विश करना होगा, तो आप कैसे करोगे, एथिल अल्कोहल में और फिर मेथिल अल्कोहल में। एथिल अल्कोहल और मेथिल अल्कोहल में अगर आपको ये परीक्षण करना होगा, विभेद करना होगा, तो कैसे करोगे। चलिए, तो हम अब बता रहे हैं आपको कि हम क्लोरोफॉर्म टेस्ट के द्वारा कर सकते हैं, सॉरी आयोडोफॉर्म टेस्ट द्वारा, बिकॉज आयोडोफॉर्म टेस्ट से हम ये पता, एथिल अल्कोहल में हम आयोडीन और कास्टिक सोडा डाल देते हैं तो उसका जो पीला रंग का क्रिस्टल बन जाता है, जबकि मेथिल अल्कोहल के साथ ऐसा नहीं होता है, ये एथिल अल्कोहल के साथ ही होता है आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो आयोडोफॉर्म परीक्षण द्वारा, आयोडोफॉर्म टेस्ट के द्वारा हम एथेनॉल और मेथेनॉल में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इजीली। क्या करना है कि एथेनॉल में हम डाल देते हैं आयोडीन प्लस में कास्टिक सोडा। कुछ ही देर के बाद ऐसा होता है कि विलयन ठंडा हो जाता है और ठंडा होने के बाद वो आयोडीन जो होता है ना, सॉरी आयोडोफॉर्म जो बनता है CHI3, उसका पीला रंग का क्रिस्टल बन जाता है। तो पता चल जाता है कि वो ये तो एथेनॉल है भैया, मेथेनॉल के साथ ऐसा होता ही नहीं है, तो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। 13 का डी होगा, पढ़े भी होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आप देख रहे हो क्या, क्वेश्चन नंबर 14 जो कि बड़ा ही झक्कास है, बस 2 ही ऑप्शन है। या मेथिल प्रोपिल ईथर क्या है, सिमेट्रिक या अनसिमेट्रिकल ईथर, सममित है या असममित, सिंपल सा चीज है, एक तरफ मेथिल है एक तरफ प्रोपिल है, क्या बनता है CH3OC3H7 फार्मूला। देखो तो दोनों अल्काइल ग्रुप जो है वो डिफरेंट है या सेम है, डिफरेंट है, ये मेथिल है ये प्रोपिल है, दोनों डिफरेंट है, तो असममित। सममित का मतलब समान एल्किल समूह होना चाहिए, बट यहाँ पे समान तो है नहीं, तो ये डिफरेंट है, असमान हो जाएगा, यानी कि बी। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी
असममित। 14 का राइट ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है वो CH3 MgBr के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है। फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट्स विथ CH3 MgBr, क्या बनता है ये चीज हमें बताना है। सिंपल सा चीज है। देखो आप जानते हो RMgX यानी कि CH3 MgBr, ये हमारा होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और इसका हमें अभिक्रिया HCHO से करवा देना है फॉर्मेल्डिहाइड से। तो फॉर्मेल्डिहाइड से करवाने के बाद फाइनली हम यहाँ पे लिखते हैं C और HOH और ऊपर R यानी कि CH3। तो क्या बन गया, CH3 बना CH2OH, CH3 CH2OH यानी कि C2H5OH। ए हो जाएगा ना राइट ऑप्शन। एक बार फिर से आप रिएक्शन देख लीजिएगा, कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। यानी कि जब भी फॉर्मेल्डिहाइड CH3 MgBr से अभिक्रिया करता है, रिएक्शन करता है, तो हमें एथेनॉल यानी कि C2H5OH मिलता है। 15 का राइट ए हो जाएगा। अगला बात करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन का सामान्य सूत्र क्या होता है। जनरल फार्मूला ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन CnH2NO। आप किसी भी फार्मूला पे आप इसे सेट करते हो, कोई भी एल्डिहाइड का ले लो या फिर कीटोन का ले लो, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यानी कि जनरली यहाँ पे जनरल फार्मूला जो है 16 का जो क्वेश्चन पूछ रहा है एल्डिहाइड और कीटोन का, वो बी होगा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या बात है, कमाल कर देना है सब साथियों, लगातार लाइव चैट में रहना है आज, ठीक है ना। आप सब आंसर देते चलो, ठीक है। जो प्रैक्टिस करेगा ना वही कुछ पाएगा, इसलिए आप लगातार प्रैक्टिस करो। यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद कर सकता है। अच्छा पता है एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड टॉलेंस रिएजेंट वाला टेस्ट दे देता है ना, देता है कि नहीं, फैलिंग वाला, फिर कीटोन वाला, ये सारी चीजें होती है। तो फैलिंग विलयन एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन हो जाता है, बट कीटोन के साथ कुछ नहीं। तो फैलिंग विलयन के द्वारा हम एल्डिहाइड में और कीटोन में इजीली कर सकते हैं, क्या विभेद कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश आसानी से कर सकते हैं। बिकॉज एल्डिहाइड के साथ ये रिएक्शन होता है बट कीटोन के साथ छक्कास नो। तो 17 का क्या हो जाएगा, ए। बवाल क्वेश्चन है भैया, 17 का ए याद रखिएगा, फैलिंग विलयन वाला। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में किसके साथ कैनिजारो अभिक्रिया होती है। देखिए कैनिजारो रिएक्शन, एल्डिहाइड में HCHO होना चाहिए, HCHO। क्या कहते हैं, HCHO जो कि फॉर्मेल्डिहाइड होता है और यह फाइनली कैनिजारो रिएक्शन देता है। क्या देता है, कैनिजारो रिएक्शन। बिकॉज कैनिजारो रिएक्शन के लिए अल्फा हाइड्रोजन चाहिए और है इसके पास, ठीक है ना। अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से ही तो ये देता है ना। सो फाइनली यहाँ पे बी हो जाएगा 18 का करेक्ट, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि कैल्शियम एसीटेट को जब आप गर्म करोगे तो क्या मिलेगा। कैल्शियम एसीटेट का मतलब क्या हो जाता है, CH3C डबल, ध्यान दो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर Ca, कुछ ऐसे करके यही स्ट्रक्चर यहाँ पे फिर यही ना बनता है ना। अब इसको आप गर्म करोगे तो CaCO3 निकल जाएगा, यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट तो निकल जाता है, CaCO3 निकल जाएगा, ये निकल गया, निकल जाएगा ना। तो क्या बचता है, CH3COCH3, CH3C डबल बॉन्ड O, CH3। तो ये एसीटोन तो है, एसीटोन है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। शुष्क श्रवण हो जाता है, ड्राई डिस्टिलेशन। यहाँ पे 19 का सही जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना। 20 नंबर सवाल, घबराएंगे नहीं, लास्ट तक रहिएगा। फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जो जलीय विलयन होता है वो क्या कहलाता है। 40% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड इज कॉल्ड फॉर्मेलिन, याद रखना। फॉर्मेल्डिहाइड का अगर 40% हम विलयन बनाते हैं, जलीय विलयन, तो उसको हम कहते हैं फॉर्मेलिन, यानी कि ऑप्शन ए। अब बच्चे घबराना मत कि सर ऑप्शन हिंदी में है इंग्लिश में नहीं है, क्योंकि इसका इंग्लिश नेम भी वही होगा, इसलिए मैंने नहीं लिख पाया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और ऐसा तो नहीं है कि आप बिल्कुल नहीं समझ पाओगे। कार्बोनिल समूह के कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पूछा जा रहा है। टाइम किल नहीं करना है, कम समय में अच्छा प्रिपरेशन के लिए ज्वाइन करें साइंस संग्रह यूट्यूब चैनल, क्योंकि ये आपका है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम ऑफ कार्बोनिल, देखिए कार्बोनिल का मतलब C डबल बॉन्ड O हो गया, और ये आपका इधर कुछ भी ग्रुप हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, अल्किल भी हो सकता है ना। तो इसमें हमें कार्बन का पूछा जा रहा है, तो कार्बन का प्रसंकरण क्या होगा ये चीज हमें बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक सिग्मा और इसमें होता है एक पाई और एक सिग्मा, और ये सिग्मा सिग्मा, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया, सिग्मा बराबर 3। 3 का मतलब हो जाता है एक S और 2 P, sp2 यानी कि फाइनली 21 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, sp2। वेरी गुड, कमाल कर दिया स्टूडेंट ने। नाम के चक्कर में मत सोचना कि सर नाम क्यों नहीं ले रहे हो,
टाइम 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 टाइम। कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील मूलक क्या होगा? देखते हैं कितने बच्चे देते हैं सही जवाब। इतना इजी सवाल कि फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज, ठीक है ना, बताइए। देखिए अभी शादी का माहौल है घर में, थोड़ा सा ये चीज लेकर के आप लोग ये रहिएगा। क्लासेस जब भी होगी आपको नोटिफिकेशन डायरेक्ट टेलीग्राम पे मिलता रहेगा, जब भी होगा आपको ऑनलाइन बुला लिया जाएगा, तभी क्लासेस होगा, इसलिए घबराएं नहीं, धैर्य रखें और अपना सेल्फ स्टडी जरूर जारी रखें। COOH वेरी गुड, 22 का C, कमाल हो गया, कमाल हो गया भैया, 22 का C, बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड है, C डबल बॉन्ड O और फिर OH ग्रुप, एंड 22 का C हो जाएगा। 23 नंबर की अगर हम बात, वाह 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 वाह, 23 नंबर की बात करते हैं कि एथिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है। जब हम एथेनॉल का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, ये चीज बताना है। एथिल एल्कोहल का जब आप ऑक्सीकरण करवाओगे तो क्या मिलेगा, सिंपल सा चीज है। एथिल एल्कोहल मतलब CH3CH2OH। जब आप इसका ऑक्सीडेशन करवाते हो, ऑक्सीडेशन करवाने के बाद हमें मिलता है CH3COOH, RCOOH मिलता है। R के जगह पे हमारा एल्किल समूह CH3 है ना, तो ये CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है ना, एसिटिक एसिड मिलेगा। ऑप्शन बी राइट होगा, ऑप्शन बी। बात करते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 24 की। घबराना बिल्कुल नहीं, क्वेश्चन बहुत बोर्ड मॉडल है, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में कौन फैलिंग विलयन को रिड्यूस नहीं करता? फैलिंग विलयन का मतलब एल्डिहाइड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एल्डिहाइड। फैलिंग विलयन का मतलब एल्डिहाइड, वही सिर्फ करेगा, बाकी के बाकी नहीं करेंगे, कोई नहीं करेगा। तो देखो फॉर्मिक अम्ल का मतलब क्या हो जाता है? HC डबल बॉन्ड OOH, यानी कि इसमें तो एल्डिहाइड वाला होता है ना, मैं आपको बताया ना, फॉर्मिक अम्ल एल्डिहाइड जैसा बिहेव करता है, तो ये तो कर देगा। एसिटिक एसिड नहीं करेगा, बिकॉज इसमें कोई एल्डिहाइड नहीं होता है, ये तो एल्डिहाइड है ही, ये भी एल्डिहाइड है। यानी कि A, C और D, ये जो तीनों है ये अवकृत कर देंगे फैलिंग विलयन को, फैलिंग सॉल्यूशन को ये रिड्यूस कर देंगे। बट कौन नहीं करेगा ये पूछा जा रहा है, तो कौन नहीं करेगा? एसिटिक एसिड, बिकॉज एसिटिक एसिड का मतलब ये क्या है? ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप का है, ये एल्डिहाइड जैसा बिहेव नहीं करता है, और फैलिंग सॉल्यूशन वाला जो कंडीशन आता है वो सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड के साथ होता है। तो जो जो भैया एल्डिहाइड होगा उसको हम निकाल देंगे, बाकी का बाकी नहीं करेगा। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम एसीटेट को अगर आप सोडा लाइम के साथ गर्म करोगे तो क्या बनेगा? CH3COONA। अगर आप इसको NaOH के साथ गर्म करो विथ CaO, हमारा यही ना हो जाता है सोडा लाइम, तो क्या होगा? ये निकल जाते हैं तारों के शहर में और CH3 और H पड़ जाते हैं बेचारे, CH4 सिंगल सिंगल है, तो ये मेथेन बन जाता है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है और मैं आपको बताया भी हूं कि क्या होता है जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम एसीटेट हीटेड या फिर हीट विथ सोडा लाइम, क्या बनाएगा? मेथेन बनेगा, CH4। रिएक्शन आपके पास है, Na2CO3 निकल भी जाता है इसमें। 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आ गई कमाल की क्वेश्चन। फॉर्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल में अगर आपको विभेद करना हो, फॉर्मिक अम्ल यानी कि मेथेनोइक अम्ल HCOOH, और ये है आपका CH3COOH। इसमें हमें डिस्टिंग्विश करना है, डिफरेंट करना है, मतलब विभेद करता है, अंतर जांच लगाना है। तो हम क्या करेंगे? हम आपको बताए थे कि टॉलेंस वाला आप देख सकते हो कि ये जो होता है एल्डिहाइड जैसा बिहेव करता है, और ये बिल्कुल नहीं करता, ये करता है एल्डिहाइड जैसा बिहेव करने के चलते ये टॉलेंस रीजन टेस्ट दे देगा, जबकि ये नहीं दे पाता है। तो हम डिस्टिंग्विश आसानी से कर सकते हैं ना, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। फॉर्मिक अम्ल मतलब मेथेनोइक अम्ल, और मेथेनोइक अम्ल एल्डिहाइड जैसा बिहेव करता है। मैं आपको बताया था क्वेश्चन बैंक का जब सॉल्यूशन करवा रहा था तो उसमें क्वेश्चन आया था मेथेनोइक अम्ल और एथेनोइक अम्ल में क्या अंतर है, उस टाइम हम आपको बताए थे, ठीक है ना। तो 26 का ऑप्शन सी हो जाएगा। घबराना नहीं है, अभी बहुत क्वेश्चन हम लोग करेंगे, पढ़ाई में तो बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं। फॉर्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल की अपेक्षा प्रबल अम्ल होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है ना। यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड से स्ट्रॉन्ग होता है, ए हो जाएगा। 28 नंबर, प्राइमरी अमीन का क्रियाशील मूलक क्या होता है? देखिए अमीन जो होता है वो अमोनिया से डेरिवेटिव्स होते हैं, अमोनिया डेरिवेटिव होता है, अमोनिया से बना होता है। और बात आई प्राइमरी की तो एक हाइड्रोजन कम हो जाता है, यानी कि NH2, ये हमारा हो जाता है प्राइमरी अमीन, RNH2 कहते हैं। तो ये प्राइमरी अमीन है, यानी कि यहाँ पे है ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। प्राइमरी अमीन की बात हो रही है, सिंगल बॉन्ड NH2, ठीक है ना। यानी कि 28 का राइट ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे।
बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की। एमीन में एन का प्रसंकरण क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एन इन अमीन। अमीन में बताना है क्या होगा। देखिए अमीन का मतलब आपको पता यही ना है, NH2 सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे कोई कंपाउंड होगा, उससे क्या मतलब है, हमको तो नाइट्रोजन का चाहिए, यानी कि एन जो है वो 2 हाइड्रोजन से और यहाँ पे ऐड है और एक ग्रुप कोई यहाँ पे कुछ भी रहेगा। तो टोटली, और ध्यान रखना है टोटल, और भी आपको ध्यान रखना है ये चीज़, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है भैया। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी एक रहता है, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा प्लस में एक लोन पेयर कितना हो जाएंगे? 4, और 4 का मतलब हो जाता है sp3। sp3 हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए। समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो आप, कमाल कर दो सब। प्लीज अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। 30 नंबर सवाल, एमीन किसके भी उत्पन्न होते हैं? एमीन जो होते हैं किससे बने होते हैं? मैं आपको बताया वो अमोनिया डेरिवेटिव्स होते हैं, अमोनिया से बना होता है, यानी NH3 से जन्म लेता है कौन? अमोनिया, क्या बोलते हैं, अमीन। अमीन जो होता है वो अमोनिया से बना होता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि एथिल एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से कराते हैं तो क्या बनता है? एथिल एमीन का मतलब हो जाता है CH3CH2NH2, और इसको हमें करा देना है रिएक्शन नाइट्रस एसिड HONO से। क्या हो जाएगा, क्या बनेगा, ये चीज बताना है। चलो हम बताते हैं आपको क्या बनेगा। देखिए ये N और ये N बन जाता है, तो ये N2 साइड हो जाएंगे, ये N2 क्या हो जाएंगे? साइड हो जाएंगे, ध्यान रखना है। ये H2O हो जाते हैं साइड, H2O। क्या बचता है? CH3 CH2OH बच जाता है यहाँ पर, CH3 CH2OH। ये N2 गायब हो गया, ये यहाँ से H2O निकल जाता है ना, तो CH3 CH2OH मतलब C2H5OH, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। 31 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस विधि से मेथिल एमीन बनाया जाता है? देखिए हाफ मैन ब्रोम अमाइड, एमाइड को हम लोग एमीन में बदलते हैं। हाफ मैन ब्रोम एमाइड में क्या होता है? अब एमाइड को ब्रोमीन प्लस में NaOH के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं, करवाने के बाद हमें एमीन ही मिलता है, तो यानी कि एमीन जब भी बनाना हो तो हम हाफ मैन ब्रोम एमाइड रिएक्शन करते हैं, यानी कि ऑप्शन बी। 33 नंबर सवाल कि निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट टॉलेंस अभिकर्मक के साथ सिल्वर मिरर टेस्ट देगा? देखिए कार्बोहाइड्रेट टॉलेंस टेस्ट देने के लिए, सिल्वर मिरर टेस्ट देने के लिए भैया क्या चाहिए हमें? एल्डिहाइड चाहिए, बताया हूं कई बार, एल्डिहाइड चाहिए। और आपको पता करना है कि इसमें कहां पे एल्डिहाइड होगा? ग्लूकोज में, ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है, फ्रक्टोज में कीटोन होता है, ठीक है ना। तो एल्डिहाइड यानी कि ग्लूकोज हो जाएगा C6H12O6। आप स्ट्रक्चर देखोगे तो इसमें ग्लूकोज का हीरो कौन होता है? ग्लूकोज का फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होता है, एंड फ्रक्टोज का क्या होता है? कीटोन होता है। तो जो एल्डिहाइड वाला ग्रुप होगा वही टॉलेंस टेस्ट दे सकता है, टॉलेंस रिएजेंट यानी कि सिल्वर मिरर टेस्ट दे सकता है, अदरवाइज नहीं देगा। तो कौन है जो दे देगा? ग्लूकोज होगा। फाइनली ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 33 का क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं, आप लोग लगे रहो सबको ही। निम्न में कौन सबसे अधिक मीठी शर्करा है? सबसे ज्यादा स्वीटेस्ट शुगर हमें बताना है, तो वो होता है हमारा फ्रक्टोज। स्वीटेस्ट यानी कि सबसे मीठा, इससे मीठा कोई शर्करा हो ही नहीं सकता। तो 34 का क्या हो जाता है? बी बनता है। 34 का बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। कमाल का क्लासेस चल रहा है ना, कि बस केवल हम लोग क्वेश्चन पे फोकस कर रहे हैं, मजा आ रहा है। एमिनो एसिड में पाया जाने वाला क्रियात्मक समूह क्या होता है? एमिनो एसिड की अगर हम बात करें तो भैया एमिनो एसिड है, एसिड भी होगा और एमीन भी होगा। नाम है अमीनो एसिड, तो एसिड भी होगा, और एसिड का मतलब कार्बोक्सिलिक COOH, और एमिनो का मतलब NH2 एमीन भी होगा, यानी कि दोनों ए और बी दोनों, ये भी रहता है और ये भी रहता है। COOH भी रहेगा और NH2 भी रहेगा, किसमें? amino acid में। So finally we can say that the correct option of question number 35 is D, A and B both, ठीक है। बात करते हैं 36 नंबर सवाल पे। 36 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सा जनरली साधारणतया शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं? देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है, एंजाइम, विटामिन्स, प्रोटीन्स एंड हार्मोन्स। इसमें से कौन ऐसा चीज है जो कि हमारे शरीर के अंदर नहीं बनता है? उसको हम बाहर से लेते हैं फूड के साथ या फिर कोई अदर सोर्सेज के साथ, बट जनरली वो हमारे शरीर के द्वारा नहीं बनाए जाते हैं। वो होता है हमारा विटामिन। विटामिन शरीर के द्वारा नहीं बनाया जाता है, उसको हम फूड वगैरह के साथ बाहरी सोर्सेज से लेते हैं।
तो 37 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 37 का बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। विटामिन हमारे शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं। 37 नंबर की डीएनए में डाई ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए में स्पेसिफिक विशिष्ट भस्म क्या होता है। एक दिन हम आपको बताए थे आरएनए और डीएनए में क्या अंतर होता है, उसमें पूरा का पूरा हम आपको समझा दिए थे और बताए थे कि डीएनए में विशिष्ट भस्म की अगर बात करें तो थाइमीन कहना। क्या कहना भैया, थाइमीन। डीएनए का जो विशिष्ट भस्म होता है वो थाइमीन होता है, थाइमीन थाइमीन थाइमीन। तो 37 का राइट क्या हो जाएगा, ए होगा। बहुत बच्चे लगा भी रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच। कीप गोइंग ऑन योर प्रैक्टिसेस, लगातार लगे रहना भैया। फ्रक्टोज में क्रियाशील मूलक कौन होता है, ये सवाल आ ही गया। आखिरकार ये सवाल पीछा नहीं छोड़ा और पूछ ही दिया, तो हम भी इसको देंगे तड़ातड़ जवाब भैया। फ्रक्टोज की अगर हम बात करें तो फ्रक्टोज में कीटोन होता है, हम आपको बताया ना। फ्रक्टोज की अगर कभी भी बात आए तो आप उसमें अगर फंक्शनल ग्रुप की बात करता हो तो कीटोन कहना, और अगर ग्लूकोज की बात करें तो आपको एल्डिहाइड कहना है। और फ्रक्टोज का जब भी आप स्ट्रक्चर बनाओगे, देखो जनरली मैं यहाँ पे बना देता हूँ CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CHOH 3 ग्रुप रहता है, 3, और फिर लास्ट में CH2OH रहता है। तो देखिए ये क्या है, C डबल बॉन्ड O कीटोन होता है। तो ऑप्शन बी भैया, बी फॉर बॉम्बे। 39 नंबर सवाल, वे विटामिन जो जल में विलय होते हैं, जो जल में वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन होता है, तो जो पानी में घुल जाता है वो होता है बी कॉम्प्लेक्स प्लस में सी, यानी कि ऑप्शन ए होगा। ए में बी और सी है, ABC, यानी कि विटामिन बी में पूरा बी कॉम्प्लेक्स आ गया, बी जितना होता है, और सी विटामिन सी हो गया। ये जो दोनों होते हैं ना, ये जल में घुल जाते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, विलय होते हैं। फाइनली 39 का ए हो जाएगा। 39 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ध्यान रखना है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि वसा में विलय पूछेगा तो ADE के याद रखना, ये जो दोनों है ना, ये फैट में, ये वसा में घुल जाते हैं पर पानी में नहीं घुलते हैं, और ये जो दोनों हैं ये पानी में घुल जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा 39 का। 40 नंबर सवाल, टेरिलिन जो होता है, टेरिलिन वो किस टाइप का फाइबर है, नेचुरल है, सिंथेटिक है, बॉथ या फिर अल्फतीस। देखिए ध्यान रखना है, अगर बात करें टेरिलिन की, टेरी कॉटन वगैरह आप जानते भी हो ना, ये पॉलीमर होते हैं। तो ये जो होते हैं ना वो सिंथेटिक होते हैं, सिंथेटिक फाइबर होते हैं, बनाए जाते हैं, कृत्रिक होते हैं। ऑप्शन बी, प्राकृतिक नहीं होते हैं। 41, ऊन रेशा, वूल इज वूल जो होता है, ऊन जो होता है वो किस टाइप का फाइबर होता है, ऊन जो होता है वो किस टाइप का फाइबर होता है, हमें ये चीज बताना होगा। सिंथेटिक होता है, नेचुरल होता है, फिर क्या, ये सब। तो देखो ऊन जो होता है ना वो प्राकृतिक होता है, नेचुरल होता है, ठीक है ना, वो नेचुरल रिसोर्सेज से हम बनाते हैं। यानी 41 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 42 नंबर सवाल पे चलते हैं। 42 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि प्राकृतिक रबर क्या है, नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ, जो प्राकृतिक रबर है वो किसका बहुलक होता है, आइसोप्रीन का। आइसोप्रीन का अगर हम पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो हमें मिलता है नेचुरल रबर। आइसोप्रीन एकलक हो जाता है प्राकृतिक रबर का। कई सारे आइसोप्रीन आपस में मिल करके बनाते हैं प्राकृतिक रबर, यानी कि प्राकृतिक रबर तो बहुलक है पर किसका, आइसोप्रीन का। सो फाइनली यहाँ पे 42 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भैया, सी हो जाएगा। ध्यान रखना है 42 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। बात करते हैं अगला क्वेश्चन 43, वैलियम का उपयोग कहाँ पे हम करते हैं। वैलियम एक मतलब मेडिसिन होते हैं, पर हम इसको यूज किस वे में करते हैं, एज ए ट्रैंक्विलाइजर्स, उपशामक के रूप में करते हैं। अब आप कहोगे सर उपशामक क्या होता है, वैसा रसायन, वैसा केमिकल जो रोगी को उत्तेजना, मानसिक तनाव, चिंता को कम कर देता हो, एक्साइटमेंट हो जाए, मेंटालिटी अगर कोई टेंशन होता है तो उसको वो कम कर देता है, उसी को बोलते हैं ट्रैंक्विलाइजर्स। तो इसमें बारबिट्रेट हो जाता है, ल्यूमिनल होता है दवा, सेकुनल हो जाता है, इक्वानिल होता है, वैलियम होता है, काम्पोज होता है, डाइजीपॉम होता है, ये सब जो होते हैं भैया ये ट्रैंक्विलाइजर्स भी होते हैं। तो वैलियम का भी उपयोग हम उपशामक के रूप में ही करते हैं, याद कर लेना इसे, उपशामक के रूप में एज ए ट्रैंक्विलाइजर्स। 43 का डी, बोलते हैं बहुत ज्यादा हम ना, क्या करें पर बिना बोले रहा ही नहीं जाता। फिनॉल क्या है, फिनॉल डिसइंफेक्टेंट होता है। क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट। अब आप कहोगे सर डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, जो सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट कर देता हो और जीवित ऊतक के लिए हानिकारक तो होता है क्योंकि हम इसे यूज करते हैं, बट हम इसकी स्किन पे यूज नहीं करते, हम त्वचा पे यूज नहीं करते हैं। तो ये फिनॉल एंटीसेप्टिक नहीं, डिसइंफेक्टेंट कहना बेहतर होगा, डिसइंफेक्टेंट हो जाएगा।
44 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, फिनॉल की बात। दर्द निवारण जो दवाइयाँ होती है वो क्या कहलाती है? पेन रिलीफ मेडिसिन आर कॉल्ड। वे दवाइयाँ जिसको खाने से हमें दर्द कम हो जाता है, दर्द खत्म हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं एनाल्जेसिक दवा। एनाल्जेसिक कहते हैं जो कि दर्द से कम करती है। एंटीपायरेटिक्स जो बुखार को कम करता हो, एंटीपायरेटिक्स जो बुखार को कम करता हो। एनाल्जेसिक जो कि हमारा वो क्या होता है? दर्द की दवाइयाँ होती है, दर्द निवारण की दवा होती है। तो फाइनली 45 का क्या हो जाएगा? बी। बात करते हैं अगला 46 नंबर क्वेश्चन की। एंटासिड का नेचर कैसा होता है? एंटासिड किस टाइप का होता है? बेसिक कैरेक्टर का होता है, एसिडिक कैरेक्टर का होता है, या फिर न्यूट्रल होता है? ऑल ऑफ दिस। देखो हमारे पेट में कभी कभी मतलब कि अगर अच्छे से भोजन नहीं पच पाता है, डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशन में एसिडिटी हो जाती है। और जब हमारे पेट के अंदर एसिडिटी बढ़ी रहती है तो हम 6 सेकंड में दिखाने वाला कमाल जो होता है ना, इनो हम यूज करने लगते हैं। और भी कई सारे अपना होते हैं उपाय लोगों को, बट याद रखना एंटासिड यानी कि एसिड को हमें खत्म करने के लिए जनरली क्या लेना पड़ेगा? बेसिक मटेरियल। यानी कि जो एंटासिड होता है वो बेसिक होता है, यानी कि क्षारीय होता है। हमेशा से याद रखिएगा, क्योंकि माइनस को तो खत्म प्लस ही करेगा और प्लस को खत्म माइनस ही करेगा। गुना को खत्म भागा करता है और भागा को खत्म गुना करता है। एसिड को खत्म बेस ही करेगा। तो हमारे अंदर पेट के अंदर एसिडिटी है, तो हम एसिड को खत्म करने के लिए जो बाहरी पदार्थ लेते हैं, एंटासिड जिसे बोलते हैं, वो तो पक्का बेसिक कैरेक्टर का होगा, यानी कि क्षारीय होगा। 46 का राइट ऑप्शन बी। बात करते हैं 47 नंबर की। अगर अत्यधिक दर्द होने लगे भैया, अत्यधिक जब दर्द की कंडीशन आ जाए, तो उस समय दर्द निवारण तो दवाइयाँ एनाल्जेसिक होती है, बट एक्सट्रीम पेन होने लगे, बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा पेन आने लगे, तो हम उस जगह पे कौन सा दवा यूज़ करेंगे? मॉर्फिन यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? मॉर्फिन। याद रखना है क्या हम यूज़ करते हैं? मॉर्फिन, जिसको हम जनरली मतलब क्या बोलते हैं? निद्राकारी दवा होती है, नारकोटिक होती है, नारकोटिक पेन दवा होती है। क्या होती है? नारकोटिक। 47 हुआ। 48 की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन एंटीसेप्टिक है? आयोडीन, साबुन, एथेनॉल, अल्फतीस। ये सबके सब एंटीसेप्टिक दवा है, सबके सब एंटीसेप्टिक है। क्या है भैया? एंटीसेप्टिक है। एंटीसेप्टिक जो कि सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि को क्या करते हैं? रोकते हैं, तथा लिविंग टिश्यूज के लिए हानिकारक भी नहीं होते हैं। घाव पे पट्टी वगैरह हम करते हैं तो वो आयोडीन, सोप, एथेनॉल, ये हमारे लिए एंटीसेप्टिक्स होते हैं और हमें कोई बैड इफेक्ट नहीं मिलता इससे। तो ऑल ऑफ दिस, यानी कि फाइनली 48 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों? डी हो जाएगा। कमाल का सेशन रहा ना। 49 नंबर क्वेश्चन। जो पढ़ेगा वो पाएगा, जो छोड़ेगा वो खोएगा। क्लोरोमाइसेटिन का जो उपयोग होता है वो हम किस बीमारी में करते हैं? देखिए, क्लोरोमाइसेटिन एक मेडिसिन होता है। हम इसका यूज कब करते हैं? जब हमें टाइफाइड हो जाए, भगवान न करे किसी को हो, बट जनरल डिजीज हो चुका है वो, अगर होता भी है तो क्लोरोमाइसेटिन दवा हम यूज कर सकते हैं। यानी कि क्लोरोमाइसेटिन दवा का उपयोग हम किस बीमारी के लिए करते हैं? टाइफाइड के लिए। किसके लिए भैया? टाइफाइड। यानी कि फाइनली यहाँ पे राइट ऑप्शन 49 का क्या होगा? बी हो जाएगा। और आज के शानदार इस ऑर्गेनिक सेशन का लास्ट क्वेश्चन मीठे मीठे क्वेश्चन से होंगे कि निम्न में कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है? हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। ये बताना। सैकरीन, एस्पार्टेम, सोडियम साइक्लोमेट और इनमें से सभी। तो ये होता है सभी के सभी हो जाएंगे। सभी के सभी जो होते हैं कृत्रिम होते हैं, बनाए हुए होते हैं। और ध्यान रखना, यही सोडियम साइक्लोमेट है, यही सोडियम साइक्लोमेट जिस पर कि बैन कर दिया गया था 1969 में, इसे बैन कर दिया गया था। हालांकि ये बात सही है कि सैकरीन से ये बेटर माना जाता है, सैकरीन से ये बेटर माना जाता है कौन? सोडियम साइक्लोमेट भैया। बट सोडियम साइक्लोमेट इसलिए फिर बैन करना पड़ा कि चूंकि ये कैंसर जन हो गया। क्या हो गया? कैंसर जनित होने की वजह से इसको मतलब कि बैन करना ही पड़ा। ठीक है ना। 1969 में से बैन किया गया था। तो यहाँ पे फाइनली करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो डी हो जाएगा, इनमें से सभी। तो प्यारे साथियों, आपने 50 क्वेश्चंस का ये जो वीडियो रहा उसका प्रैक्टिस आपने कमाल के तरीके से किए हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका प्रैक्टिस करने के लिए। हमारा एक ही लक्ष्य है, आपकी सफलता। आपकी सफलता की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है और आपकी पूरी जिम्मेवारी यह बनती है कि आप अपना 100% में 80% का कंट्रीब्यूशन रखें। बाकी 20% में आपके पेरेंट्स, आपके तमाम गुरुजन, शायद उसमें हम भी हों, हम लोग मात्र 20% में हैं। 80% आपका कंट्रीब्यूशन खुद होना चाहिए। आप मेहनत करिए। प्यारे साथियों, अब आप आज के सेशन का यानी कि इस 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पीडीएफ खोज रहे हैं। मैं आपको बताता हूं ये पीडीएफ कहां पे अपलोड कर दिया गया है और आप वहां से आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं।
आपके फोन में साइंस संग्रह का एप्लीकेशन होगा, उसके स्टडी मटेरियल में जाना है। मैं जरा पास आके दिखा देता हूं। स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाओगे, सबसे नीचे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का PVI 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि अभी आपको दिख रहा होगा, यहां से आप डाउनलोड करके एप्लीकेशन के अंदर रख सकते हो। बार बार इंटरनेट की जरूरत नहीं, आप आसानी से पढ़ाई कर सकते हो। प्यारे साथियों, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि ये सेशन कैसा लगा। लगातार ऐसे सेशन आते रहेंगे और आप दमदार तरीकों से पढ़ाई करते रहिए, पूरी दमखम से, जी जान से अपनी पूरी एनर्जी को फोकस कर दो इन 2 महीनों में एग्जाम की तैयारी के लिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।